नाज़रीन, दूरदर्शन उर्दू की जानिब से मैं डॉक्टर खुर्शीद आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। तिब्बे यूनानी के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हमने अपने पिछली नशिस्तों में, पिछले एपिसोड्स में आपको हिंदुस्तान के अलग अलग इदारों के माहिरीन यूनानी तिब से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू सुनी और करी। उम्मीद है कि आपने उससे इस्तिफ़ादा हासिल किया होगा। आज के सिलसिले की कड़ी में हमारे दरमियान एक बहुत ही सीनियर, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और भारत सरकार के सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर सैयद शाकिर जमील साहब हैं, जो स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं। मैं दिल की गहराइयों से सर आपका इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन को मैं ये भी बता दूं कि प्रोफेसर सैयद शाकिर जमील साहब न सिर्फ़ एक उस्ताद हैं, तकरीबन 40 साल तजर्बा है, बहुत ही सीनियर कंसल्टेंट हैं और उनके इन्हीं खिदमात तिब को मद्देनज़र रखते हुए हिंदुस्तानी हुकूमत ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट के इनाम से, एजाज़ से नवाजा है। सर आपका इस्तकबाल है। सर सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ नाजरीन के लिए कि तिब्बे यूनानी में आपका इतना लंबा तजर्बा है, तो आप तिब्बे यूनानी के मुस्तकबिल को कैसे देखते हैं? देखिए, तिब्बे यूनानी का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। उसकी एक वजह है, आम तौर से जो आवाम के अंदर इस वक्त दो चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो अपनी सेहत के बारे में उनके अंदर बेदारी जी, और एक उनका ये परसेप्शन, ये सोचना उनका, जो कि सही सोचना है कि जहाँ तक मुमकिन हो ग़िज़ाओं में और दवाओं में कुदरती अद्विया का इस्तेमाल किया जाए और कुदरती तरीक़ों से अपनी सेहत को ठीक किया जाए। तिब्बे यूनानी इन चीज़ों के ऊपर चलती है और जो इस एतबार से चूँकि आवाम का रुझान कुदरती अद्विया और कुदरती अग़ज़िया और कुदरती वो तदाबीर हैं, उन तदाबीर की तरफ है, इसलिए जैसे जैसे आवाम का रुझान इस तरफ ज़्यादा होगा, आवाम तिब्बे यूनानी की तरफ माइल हो रहे हैं। अब ये हम लोगों का काम है कि हम उनके माइल होने के बाद किस हद तक हम उनको सही इलाज और सही जो उसूल हैं वो फ़राहम कर पाते हैं। लेकिन आवाम का चूँकि रुझान है, इसलिए ये बात बहुत वसूख के साथ कही जा सकती है, यकीन के साथ कही जा सकती है कि तिब्बे यूनानी का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। सर आप जैसा मैं जानता हूँ, आपका शागिर्द रहा हूँ मैं, जैसा मैं आपके बारे में जानता हूँ कि आपकी बहुत ज़्यादा तहकीकात या बहुत ज़्यादा इलाज मालजे का जो मरकज़ रहा है, जिसमें इंसान को मुतासिर करने वाली दो बीमारियाँ, जैसे जॉइंट पेन या जिसे हम लोग आर्थ्रैल्जिया कह रहे हैं, मफासिल का दर्द या जोड़ों का दर्द, और दूसरा आपकी तहकीकात या आपके इलाज मालजे का इन्हिसार अमराज़ असब पर था, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ पर था। तो ज़रा आप इस सिलसिले में हमारे नाज़रीन को मुख्तसरन बताइए कि किस तरह के मरीज़ आते हैं, देखिए, क्या जो शिकायत लेके आते हैं? अमराज़ मफासिल हैं, अमराज़ मफासिल का जो वक़ू पज़ीरी है, यानी वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा वक़ू पज़ीरी उनकी बढ़ती जा रही है। उसकी वजह हमारा लाइफ स्टाइल भी है, उसकी वजह उसके असबाब के अंदर जो ग़िज़ाओं के अंदर मिलावट भी है, और उसकी वजह जो हमारा जो काम करने का अंदाज़ वो भी है। इसकी वजह से मफासिल के अमराज़ पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहे हैं। हाँ, जहाँ तक तिब्बे यूनानी का मामला है, तिब्बे यूनानी में इन अमराज़ का काफ़ी हद तक इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि जो हार्ड अमराज़ हैं, एक्यूट प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए ये तो नहीं कहा जा सकता कि तो उनके अंदर ये कहा जा सके कि तिब्बे यूनानी के अंदर बहुत अच्छे पेन किलर्स हैं, ऐसा नहीं है। और वो पेन किलर्स जो है वो ट्रीटमेंट नहीं होते, वो तो फौरी तौर पे दर्द को कम करने अलामात का इलाज होता है। लेकिन जहाँ तक इलाज का मामला है, तिब्बे यूनानी में दो तरीके से इसका इलाज होता है, एक दवाओं से और एक तदाबीर से। बुनियादी तौर से चाहे वो दवाएं हों और चाहे तदाबीर हों, हमारा बुनियादी जो सोचने का अंदाज़ है तिब्बे यूनानी में इनके इलाज के सिलसिले में वो ये है कि हम मरीज़ के मिजाज की तायीन करते हैं, उस मिजाज के एतबार से, मिजाज की तायीन के एतबार से हम उसके मर्ज़ के मिजाज की तायीन करते हैं, और उसके एतबार से उससे जो मुखालिफ और मुतज़ाद किस्म की अद्विया या मुखालिफ और मुतज़ाद किस्म की अद्विया उसको कहना चाहिए का एक उसूल बनाते हैं और उन अद्विया को प्रिस्क्राइब करते हैं, तजवीज़ करते हैं। उम्मी तौर से ये उसूल है। नाज़रीन को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो गुफ्तगू हमारी है वो बहुत सारे ऐसे इस्तिलाहात, बहुत सारे ऐसे टर्म्स पे मबनी है जिसे आपको थोड़ा समझने में दुश्वारी आ सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि प्रोफेसर शाकिर जमील साहब की
जो भी माहिराना बयान है उसको मैं मुख्तसरन आपके सामने पेश कर सकूं। सर ने ये बताने की कोशिश की कि जब भी वर्म मुफासिल या जॉइंट के दर्द की शिकायत लेके मरीज़ आता है तो तिब्ब यूनानी चूँकि एक होलिस्टिक तरीक़ा इलाज है तो उसमें न सिर्फ हम दवा से इलाज करते हैं बल्कि कुछ ऐसी मेज़र्स, कुछ ऐसी तदाबीर या मेथड्स हम अडॉप्ट करते हैं जिससे कि मर्ज़ का इलाज किया जा सके, न कि मर्ज़ की अलामात या मर्ज़ के लक्षणों का इलाज किया जा सके। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा तिब्ब यूनानी में जो आर्थराइटिस के असबाब हैं या उसका क्या कारण है या क्या एटियोलॉजी है उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए, बुनियादी तौर से तिब्ब यूनानी के अंदर हम किसी भी मर्ज़ में हम ये मानते हैं कि उसका सबब सूए मिजाज है, यानी मिजाज का तब्दील हो जाना। मिजाज की तब्दील क्यों हुआ इसके बहुत सारे असबाब हो सकते हैं, लेकिन वो सूए मिजाज जो है उसके अंदर अखलाक किसी एक खिल्त का गलबा, मसलन खिल्त बलगम का गलबा, यानी खिल्त बलगम जिस्म के अंदर ज़्यादा हो जाए, या खिल्त सौदा का गलबा, या खिल्त सफ़रा का गलबा, या खिल्त दम का गलबा उसके अंदर हो, तो गलबे कहना चाहिए सूए मिजाज और किसी खिल्त का गलबा, ये उसके उमूमी असबाब में से हैं। उसके अलावा वो असबाब जो आमतौर पर जाने जाते हैं, बाज़ असबाब इसमें ऐसे भी हैं कि जो विरासत से भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मुंतकिल होते हैं। बाज़ उसमें ऐसे असबाब भी हैं कि जिनका ताल्लुक़ किसी पेशे से है और उस पेशे की वजह से उससे मुताल्लिक़ जो जोड़ हैं उन जोड़ों का ज़्यादा इस्तेमाल है जिसकी वजह से वो उसमें पैदा हो जाते हैं। लेकिन बुनियादी एतबार से ये दूसरे असबाब हैं, एक तरह से यूँ कहिए कि वो एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स के तौर पर या उससे पहले होने वाले कैफियत को सूए मिजाज पैदा करने के तौर पर इसको इस्तेमाल होते हैं। तो हम इन असबाब की राय रखते हुए मरीज़ के मिजाज की तायीन कर और उसके बाद अदविया का इंतखाब करते हैं और साथ साथ उन तदाबीर का भी इख्तियार करते हैं जिन तदाबीर से जिस्म के अंदर वो अखलात फ़ासिदा अगर जमा हो गई हैं तो उनको किस तरह से उनको निकाला जाए, या उन अखलात के मिजाज के अंदर तब्दीली पैदा हो गई है तो उनके मिजाज को कैसे तब्दील किया जाए। नाज़रीन, आपको ये बता दूं कि तिब्ब यूनानी का एक बहुत ही अहम पिलर उसूल का है मिजाज, और साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि सर के साथ गुफ्तगू के दौरान आपने कुछ इस्तिलाह जैसे अखलात सुना है। तिब्ब यूनानी का ये नज़रिया है कि जिसमें इंसान 4 तरह के मटीरियल्स जिन्हें हम लोग एलिमेंट्स के नाम से, अनासिर के नाम से जानते हैं, उनसे बना हुआ है। जब इन्हीं एलिमेंट्स के अंदर किसी तरह की कोई तब्दीली आ जाती है तो उससे अमराज होते हैं। सर आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, तब जब आपके क्लिनिक्स पे या आपके कंसल्टेंसी में मरीज़ आते हैं तो उनका इलाज आप कैसे करते हैं? सिंगल ड्रग्स से करते हैं या आप कंपाउंड ड्रग्स देते हैं? देखिए, दोनों किस्म की दवाएं देते हैं। आपने बड़ा सही सवाल किया। अवाम को या मरीज़ को इससे ज़्यादा गरज नहीं होती कि आप किस तरह सोचते हैं जी। और इससे मरीज़ को इससे भी ज़्यादा गरज नहीं होती कि आपके तिब्ब यूनानी के अंदर किस किस्म के असबाब इसके क्या हैं। मरीज़ को इससे गरज होती है वो किस तरह से ठीक हो जाता है, उसको शिफा किस तरह से मिलती है। तो मैं इस सिलसिले में ये कहूँ कि हम जो दवाएँ इस्तेमाल करते हैं वो हम मुफरद अदविया भी इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए मुफरद अदविया से मतलब हमारा ये है कि जो जड़ी बूटियाँ किसी एक दवा से या किसी एक से ज़ायद दवा से 2 या 3, 4, 5 दवाओं को हम एक साथ उनको मिला के दें। दूसरे मुरक्कब दवाएं यानी कंपाउंड मेडिसिन भी उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जिनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की जो दवाओं की कंपनियां हैं उनको बनाती हैं। तीसरी चीज़ में फिर चूँकि आपने अमराज मफासिल की यानी जोड़ों के दर्द की बात की है, तो इसमें मैं उन सारी तदाबीर की अहमियत ज़्यादा है खाने की दवाओं से जिनको आजकल हम इलाज बित तदबीर कहते हैं, जिसके अंदर अज़्क़ से मुताल्लिक़ जो है उसकी हरकत को ठीक करना और उसकी मालिश करना, और अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ से अखलात के इखराज के लिए या अखलाज के इंदिमाल के लिए खिल्त को एक जगह से दूसरी जगह फेरने के लिए मिसाल के तौर पे हिजामा करना और कहीं कहीं फस करना। तो ये जो तदाबीर हैं, ये तदाबीर बाज़ दफ़ा मुँह से खाने वाली दवाओं के मुकाबले में ज़्यादा मौसर, ज़्यादा इफ़ेक्टिव और मरीज़ को ज़्यादा शिफा पहुँचाने वाली होती हैं। और ये चीज़ में इनमें एक ख़ास बात इन तदाबीर के अंदर ये भी है कि चूँकि मुँह से खाने वाली दवाएं जब जिस्म में पहुँचेंगी तो उनके अगर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स, हालांकि यूनानी अदविया के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा चूँकि नेचुरल हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट अगर कुछ हों भी 5%, 10%, तो वो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। हम तदबीर कर रहे हैं, मसलन ये कि हम उसका मसाज कर रहे हैं, उसकी मालिश कर रहे हैं उसके लिए,
दल कर रहे हैं उसके लिए, या हम उसके अंदर मूवमेंट्स कर रहे हैं, या उसके अंदर हम थोड़ा सा एक मखसूस तरीक़ा है हिजामा, सुन्नत भी है वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है ये करने की, तो हम हिजामा कर रहे हैं। या अगर हम ये समझ रहे हैं कि इसमें किसी मखसूस खिल्त का गलबा है, हमारे ख्याल में वो मादा जो है वहाँ मौजूद है, तो उसको निकालने के लिए हम फसद यानी वेनिसेक्शन कर रहे हैं। तो ये सारी तदाबीर ऐसी हैं कि ये नॉन मेडिसिनल हैं, दवाएँ खाई नहीं जा रही जो साइड इफ़ेक्ट्स करें, तो इस एतबार से भी ये तरीक़ा ज़्यादा मुनासिब है। शुक्रिया सर। मतलब में आपके कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लेके आने वाले मरीज़ों पे थोड़ा रोशनी डालें। आप बहुत जल्दी आप ऐसे मौजू पर आ रहे हैं जो इस ज़माने के एतबार से बहुत आम भी है, कॉमन भी है, उमूमी भी है, और साथ साथ मैं फिर इस बात को कहूँगा कि ये उन एरियाज़ में से है कि जिसमें मॉडर्न मेडिसिन में सॉल्यूशन यानी जिसको कहते हैं शाफी इलाज बहुत कम है। इसको आप अमराज आसाब को दो हिस्सों में आप तकसीम कर सकते हैं, एक अमराज दिमाग जी और जो नफ्सियाती अमराज साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, और दूसरे आम तौर से आसाबी अमराज। तो इस सिलसिले में तिब्ब यूनानी के पास ऐसे मार्वेलस कंपाउंड्स हैं, ऐसी मार्वेलस मुरक्कब अद्वियाँ हैं, और हमारा जो तरीक़ा इलाज इस सिलसिले में इतना ज़्यादा है कि मैं इसको फ़ख्र के तौर पर भी कह सकता हूँ। और सिर्फ मेरा ही ये मामला नहीं है, बल्कि यूनानी के जो अतिब्बा या दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं, या अलीगढ़ में या लखनऊ में प्रैक्टिस करते हैं, उनके पास दूर दराज के शहरों से नहीं बल्कि दूर दराज के सूबों से मरीज़ आते हैं। आज की डेट में भी हमारे पास बिहार के मरीज़ इस सिलसिले के मौजूद हैं, और पंजाब के मौजूद हैं, और हरियाणा के अमराज मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे आप एक छोटी सी ले लीजिए, ज़ौफ़ हाफ़ज़ा, मेमोरी की वीकनेस, जिसका अल्टीमेटली एक अल्ज़ाइमर्स डिजीज़ बहुत कॉमन है। तो ये इस किस्म के मरीज़ जो हैं वो हमारे पास बहुत कॉमन, बहुत ज़्यादा आते हैं। और न सिर्फ अल्ज़ाइमर्स के मरीज़, बल्कि अगर आप, मैंने कहा कि एक इसका है अमराज दिमाग, जिसका एक पार्ट है नफ्सियाती अमराज भी। तो नफ्सियाती अमराज में इस वक्त की वर्ल्ड ओवर प्रॉब्लम जो है, अगर कहा जाए एक प्रॉब्लम बताइए जो सबसे ज़्यादा है, तो डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन के हमारे पास मरीज़ आते हैं, और मैं यहाँ फिर ये कहूँगा कि उनको हमारे पास टाइम तो लगता है। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि एक डिप्रेशन के मरीज़ को रात में नींद नहीं आई थी रात, तो अगले दिन शाम को हमारी गोली ले ले उसे नींद आ जाएगी। ऐसी दवाएं तो हमारे यहाँ नहीं होती। लेकिन वो डिप्रेशन का मरीज़ जिसको नींद नहीं आ रही है डिप्रेशन की वजह से, अगर 2 हफ्ते हमारा इलाज, और हमारा इलाज भी तदबीर, जिसमें उसको सर के ऊपर लगाने वाली वो दवाएँ भी हैं जो सिर्फ मुकामी हैं, जो ओरल है ही नहीं, मुँह से खाने वाली है ही नहीं, उन दवाओं का इस्तेमाल करें तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। हमारे पास वो मरीज़ भी होते हैं जिनको आजकल शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं, और ऐसे मरीज़ हैं, और उन दवाओं उन किस्म के अमराज में भी। तो इस एतबार से आप कह सकते हैं कि तिब्ब यूनानी के अंदर वो अमराज के जो नफ्सियाती हैं, वो अमराज जिनका ताल्लुक़ दिमाग और हाफजे से है, नंबर 2, और नंबर 3 नंबर पे वो दवाएँ, वो अमराज के जिनका ताल्लुक़ आम तौर से आसाब से है। इन तीनों का बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। ख़ास तौर से जो कहना चाहिए कि मुक़द्दम, जिनको मैंने पहले तस्करा किया, नफ्सियाती अमराज और अमराज दिमाग, जिसमें ज़ौफ़ हाफ़ज़ा इस वक्त का, ज़ौफ़ हाफ़ज़ा यानी लॉस ऑफ मेमोरी या लैक ऑफ मेमोरी, और उसके साथ साथ डिप्रेशन, ये अमराज ऐसे हैं जिनके लिए हम चाहते हैं कि लोग तिब्ब यूनानी से रुजू करें। ये सर आपने बड़ा इंटरेस्टिंग ज़िक्र किया नफ्सियाती बीमारियों का और असब की बीमारियों का। नाज़रीन, आप ये समझ लीजिए कि तिब्ब यूनानी का मुस्तक़बिल माहिरीन के हाथों में है। और साथ ही साथ आपसे ये मैं गुजारिश करता हूँ कि इस शो के ज़रिए ख़ुद मुआलिज बनने से बेहतर है कि आप किसी माहिर यूनानी तिब के पास ज़रूर जाएं, सर की खिदमत ज़रूर लें। मैं सर ये जानना चाह रहा था कि दुनिया में इन दिनों जैसे अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन के ज़रिए इलाज करने का रुझान बढ़ा है, और नेचुरल सोर्स ऑफ ड्रग्स के इस्तेमाल की तरफ भी लोग माइल हो रहे हैं। तो कुछ हमारे नाजरीन के लिए आप ये बताने की कोशिश करें कि मकामी तौर पे या लोकली कुछ ऐसी दवाएं क्या हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो किचन में या आम तौर पर इर्द गिर्द पाई जा रही हैं, जिनसे कि जोड़ों की बीमारियों में इस्तेमाल किया जा सके या असब की बीमारियों में इस्तेमाल किया जा सके। देखिए, मैं इस सिलसिले में आपसे, आपके सवाल के एक हिस्से को आपने रुझान की बात की, तो इसमें थोड़ा सा मैं इसको अंडरलाइन करना चाहूँगा। और इसी चूँकि आप भारत सरकार के लिए आपने बहुत 5 साल तक बहुत सारी पॉलिसीज़, तो रुझान की जहाँ तक बात है, तिब्ब यूनानी का मुस्तकबिल इसलिए ही रोशन है कि आम आवाम का रुझान तिब्ब यूनानी की तरफ बढ़ रहा है,
और उसके बढ़ने की वजह सिर्फ ये है कि एक तो ये कि आवाम के अंदर सेहत के ताल्लुक़ से बेदारी पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, बढ़ी है। और दूसरे ये है कि आवाम का ये रुझान कि तिब्ब यूनानी के अंदर चूँकि कुदरती अद्विया, कुदरती अग़ज़िया, कुदरती ग़िज़ाएँ और वो तदाबीर जो कुदरती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, वो हमारी सेहत को जो दूसरे उसके मुज़िर असरात से बचाती हैं। तो इसलिए हमें कुदरती अद्विया इस्तेमाल करनी चाहिए, कुदरती तदाबीर इस्तेमाल करनी चाहिए। तिब्ब यूनानी अपने में सिर्फ़ एक तरीक़ा इलाज दवाओं से नहीं है, बल्कि तरीक़े तदाबीर भी है। ये कह सकते हैं कि तिब्ब यूनानी अपने में एक लाइफ स्टाइल है। तो ये रुझान आवाम का है। इस आवाम के रुझान की वजह से तिब्ब यूनानी का मुस्तक़बिल भी बहुत रोशन है। अब जो दूसरी बात आपने कही कि रोज़मर्रा की उसके सिलसिले में, तो इस सिलसिले में तो देखिए एक बात तो मैं यहाँ ये कहना ज़रूरी है कि अद्विया चाहे जो हों उनको किसी तबीब की निगरानी में ही लिया जाना चाहिए। मैं फिर नाज़रीन आपको ये गुजारिश करूँगा कि जब भी कोई आप शय जिसमें इंसान के अंदर बाहर से डाल रहे हैं दवा के नाम पे, चाहे वो कुदरती दवाएं हों चाहे वो जदीद दवाएं हों, आप किसी तबीब के मशवरे के बग़ैर इस्तेमाल न करें। जैसा सर बता रहे थे कि जो भी दवाएं होंगी वो जिस्म के लिए जहर साबित हो सकती हैं, तो इसलिए दवाओं का इस्तेमाल आप तबीब के निगरानी में ही करें। जी सर। लेकिन फिर भी कुछ लेकिन ये कि हाँ, कुछ दवाएं ऐसी, कुछ चीज़ें ऐसी की जा सकती हैं जो रोज़मर्रा हमारी ग़िज़ाओं में वो चीज़ें शामिल हैं। हम उनमें थोड़ी सी तरतीब, मिसाल के तौर पे आम तौर पे इस वक्त दो प्रॉब्लम्स आती हैं। बाज़ मरीज़ इसलिए आते हैं कि साहब बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं, या हमारा बच्चा जो है वो 12th में आ गया है और उसमें बहुत ज़्यादा या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो कुछ ऐसी दवा दे दीजिए जिसकी दिमागी ताकत की हो। ये मरीज़ का परसेप्शन है, मैं मरीज़ की बात कर रहा हूँ। जी। तो ऐसे मौके पे ये कहा जा सकता है कि बाज़ दवाएं ऐसी हैं जो मुक़व्वी दिमाग हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसमें ये किया जा सकता है कि मिसाल के तौर पे बादाम है और काली मिर्च है और ब्रह्मी है। जी। इसके साथ साथ अगर बादियान यानी सौंफ को भी शामिल कर लिया जाए, और मिस्री जिसको आप नबात सफ़ेद कहते हैं, इसको इस्तेमाल करके नीम को भी यानी मोटा मोटा पाउडर बना लिया जाए, और पाउडर, हाँ, और उसका बच्चा अगर 15 साल का है तो 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम वो चबा के खा ले, तो उससे इसकी तक़वियत दिमाग में भी मदद मिलेगी और तक़वियत हज़्म में भी मदद मिलेगी। सर, इससे पहले कि हम लोग वक्त की कमी की वजह से अपने गुफ्तगू को ख़त्म कर लें, मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि तहक़ीक़ के इम्कानात इन दोनों बीमारियों में आपने कैसे देखा भारत सरकार को सर्व करते हुए? मैं तहक़ीक़ पे जाने से पहले मैंने अभी बच्चों की बात की, लेकिन इसका जो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है वो ये है कि 50 साल की उम्र के बाद, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि 50 साल की उम्र के बाद हाफ़ज़ा कमज़ोर होने लगता है। जी। 60 साल की उम्र के बाद आदमी सामने आ रहा है, उसके सारे एहसानात भी याद हैं, अपने ताल्लुकात भी याद हैं, लेकिन इसका नाम याद नहीं आता। ये प्रॉब्लम डे टू डे बढ़ती आ रही है। इसके लिए मैं सिर्फ यहाँ इतना कहूँगा कि इस किस्म के बहुत सारे चुटकुले भी बताए जा सकते हैं, और जहाँ भी हमारे नाज़रीन जो हैं वहाँ के जो अतिब्बा हैं उनसे इस सिलसिले में राब्ता कायम करें। तिब्ब यूनानी इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा मुआविन है। जहाँ तक तहक़ीक़ की बात आपने कही, देखिए तो ये है कि इस सिलसिले में सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन का क़याम 70s में ही हो गया था। 79 के अंदर यूनानी की काउंसिल अलग हो गई थी, और उस ज़माने में मुख्तलिफ़ मैदानों में तहक़ीक़ का काम हुआ है। उसमें ये वजुल मफासिल भी है और अमराज़ आसाब भी हैं, ख़ास तौर से वजुल मफासिल। तिब्ब यूनानी काउंसिल जो इस वक्त जानी जाती है तहक़ीक़ के मामले में, वो वजुल मफासिल के साथ साथ अमराज़ जिल्द के अंदर भी जानी जाती है। और उस सिलसिले में तिब्ब यूनानी के बड़े कारनामे, ख़ास तौर से ये जो बर्स है और जिल्द की दूसरी बीमारियाँ, ख़ास तौर से तिब्ब यूनानी का जो हैदराबाद का सेंटर है वो इस सिलसिले में जाना जाता है। अमराज़ मफासिल दूसरे दर्जे के ऊपर आते हैं। तीसरे दर्जे में जो तिब्ब यूनानी के अंदर बहुत वो है अमराज़ जिगर, ख़ास तौर से इस वक्त आप हेपेटाइटिस बी आप वर्ल्ड ओवर एक प्रॉब्लम समझी जाती है, तो उसका भी इलाज उसी होलिस्टिक अप्रोच के अंदाज़ पर
जी जी। अगर हम आप तिब्ब यूनानी का परसेप्शन आपका ये है कि हेपेटाइटिस बी नेगेटिव आपकी दवा से हो जाता है, नहीं हो जाता, तो ये आपका परसेप्शन की कमी है। अगर आपका परसेप्शन पॉजिटिव हो तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो चुका है और वो तिब्ब यूनानी की अद्विया ले रहा है तो उसका असर उसके जिगर के ऊपर नहीं होगा, इस बात की गारंटी ली जा सकती है काफ़ी हद तक अल्लाह ताला के फजल व इनाम के साथ। तो ये तीसरा चीज़ है, तीसरा ऐसा मैदान है जिसके अंदर तिब्ब यूनानी में तहक़ीक़ का काम अच्छा हुआ है। उसके अलावा मैदान जो तहक़ीक़ हुई है वो ये भी हुई है कि हमारी सैकड़ों बल्कि हज़ारों दवाएं ऐसी हैं जो हम सदियों से इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। उनकी आखिर में सर मैं आपको मुख्तसरन चाहूँगा कि दुनिया भर में एक बीमारी आजकल जैसे जैसे हम उम्र गुजार रहे हैं वैसे वैसे एक बीमारी अल्ज़ीमर बहुत ज़्यादा ग्लोबली परेशान कर रही है लोगों को। तो उस सिलसिले में क्या तिब्ब यूनानी में कुछ उम्मीद है जो इस मर्ज़ के इज़ाले में अपना एक बहुत ही अहम रोल अदा कर सके? यकीनन तिब्ब यूनानी का इसमें पूरा रोल है। मैंने अभी आपसे ज़ौफ़ हाफ़ज़ा की बात की, अल्ज़ाइमर्स का जो सेंट्रल पॉइंट है, मैं अल्ज़ाइमर्स की डिटेल में न जाते हुए और उसके तफ़सीली असबाब को बयान न करते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि इसके लिए तिब्ब यूनानी में अल्ज़ाइमर्स के लिए बहुत अच्छा इलाज मौजूद है और उस सिलसिले में तहक़ीक़ का काम भी किसी न किसी दर्जे में हुआ है। बस इस बात की ज़रूरत है कि जो अद्विया हों वो कुदरती ज़राए से सही अद्विया हों तो यकीनन इसका इलाज किया जा सकता है, दुनिया को इस मर्ज़ से छुटकारा दिलाया जा सकता है। हाँ, शुक्रिया नाज़रीन। जैसा कि आपने देखा कि आज हमारे दरमियान एक माहिर तबीब और एक बहुत ही सीनियर उस्ताद और जामिया हमदर्द के और बहुत सारे इदारों के मुख्तलिफ़ ओहदों पर फाइज़ प्रोफेसर सैयद शाकिर जमील साहब तशरीफ़ फरमा थे और उनसे हमने जोड़ों के दर्द और नर्व्स की बीमारियां या असब की बीमारियों पर बहुत ही अहम जानकारियां हासिल की हैं। मैं इस गुजारिश के साथ नाज़रीन आपसे अलविदा कहता हूं कि जब भी आप किसी बीमारी में मुब्तला हों, खुदा न करे अव्वल तो, लेकिन जब आप मुब्तला हों तो बराए मेहरबानी किसी भी सिस्टम के माहिर के पास ज़रूर जाएं। ख़ुद इलाज करने से बेहतर है कि आप उनके मशवरों को मानें और जो भी वो इलाज का तरीक़ा बताएं उसे पूरा करें। और तिब्ब यूनानी के रोशन मुस्तक़बिल की दुआ के साथ मैं सर आपका एक बार फिर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और नाज़रीन आपसे फिर किसी नशिस्त में अगली कड़ी में किसी और माहिर के साथ हम आपसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।